सभी माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से पूर्व डीजीपी, वर्तमान में राई स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अशोक कुमार जी, श्री देवेश श्रीवास्तव जी, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस, हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम श्रीमती रमा जी, श्री विपुल जी, श्री मनोज यादव जी, श्री अशोक कुमार जी, उपस्थित सभी गणमान्य विशिष्टजन और सभी हमारे छात्र छात्रा बंधु भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बात की क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा विलंब से आया हूं, लेकिन उसका एक विशेष कारण था। उस विलंब को मैं टाल नहीं सका। कारण क्या है कि आज हमको शायद मालूम होगा कि देश में अपने नेतृत्व का जो 2 नंबर का स्थान है, 1, 2, 3 ऐसे प्रोटोकॉल में जो स्थान देश के हैं, उसमें नंबर 2 पर जो है उनके चुनाव का दिन था। एंड आई वाज वोटर फॉर दैट। इसलिए उस वोटिंग करते समय थोड़ा समय ज्यादा लगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि 20 मिनट में लेट हो जाऊंगा। सबसे पहले तो इस पुस्तक के लेखक श्री अशोक कुमार जी और सह लेखक श्री विपुल जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि जिस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है वो बहुत बड़ी समय की मांग है। देश हित में, राष्ट्र हित में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। अब ये पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, लेकिन इस विमोचन के कार्यक्रम में अगर मैं किसी क्षेत्र के साथ जोड़ना चाहता हूँ तो बहुत बड़े ध्यान में आ रहा था कि एक मल्टीपल सेक्टर्स के लोगों का आज ये सम्मिलित है। देखता हूँ कि यहाँ रक्षा सुरक्षा उसके भी अधिकारी हैं, लेखक स्वयं बीएसएफ में रहे हैं, बाद में उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं, और आज भी रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए कितने ही अधिकारी उपस्थित हैं। और अगर इसको मैं प्रशासनिक सेवा के नाते देखो, जिसका कहा गया कि पुस्तक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो लोग आते हैं, देवेश जी बता रहे थे कि इस पुस्तक में से लगभग 1/3 जो कोर्स है, 250 अंकों का कोर्स इस प्रकार के विषयों में से आता है। तो ये उस सेवा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसको मैं शिक्षा के साथ जोड़ता हूँ तो शिक्षा के नाते भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, खेल के नाते भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से वाइस चांसलर का जो होता है उस नाते से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साझा कार्यक्रम मल्टीपल सेक्टर्स का है, किसी एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। और वैसे भी जिस प्रकार से जिस विषय को लेकर पुस्तक लिखी गई है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, विषय को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसका इतिहास की बात जरूर करना चाहूंगा कि आखिर ये विषय क्यों खड़ा हुआ है। और केवल भारतवर्ष में ऐसा है नहीं, ये सारे दुनिया के देशों में इंटरनल सिक्योरिटी के इशू होते हैं। हर देश का अपना इतिहास है। अगर अपने देश का पिछले 1000 साल का इतिहास हम देखते हैं तो हम एक सॉवरेन कंट्री के नाते से यहाँ हमारे जो पूर्वज, उस समय राजा महाराजाओं का शासन होता था, लेकिन देश का इतिहास, देश की संस्कृति, देश के बाकी आचार विचार वो आपस में बहुत मिले जुले थे। देश अखंड रूप से और बहुत सारे गति से हजारों सालों का यहाँ का इतिहास है। कालांतर में क्या कारण रहे होंगे मालूम नहीं, हमारी शक्ति कम हो गई, हम अपने अहम में अभिमान में सो गए, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण शुरू कर दिए, लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष कर रहे थे कि ऐसी विदेशी आक्रांताओं से कैसे मुक्त हो जाए। बहुत लड़ाइयों का इतिहास भरा पड़ा है। उनसे निजात पाने का जब अवसर आया तो बहुत कूटनीतिक के तरीके से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी, तो उसके माध्यम से व्यापार और व्यापार से फिर एक पश्चिमी सभ्यता को लेकर के इस देश में अंग्रेजों का राज आ गया। जब अंग्रेजों का राज आया तो एक कूटनीतिक तरीके से आक्रमण अलग अलग प्रकार से हुए, फौजी आक्रमण हुए, हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर कब्जा करने की बात आई, हमारे सांस्कृतिक तौर तरीके बदले जाए,
शिक्षा में कैसे हमको ऐसी शिक्षा दी जाए, निकाले की शिक्षा, कि यहाँ के लोग अपना स्वाभिमान कैसे भूल जाए। धर्म परिवर्तन जैसे विषय भी हुए, तो किसी देश की जो मूल निष्ठाएं होती हैं उसको कैसे नष्ट करना और देश की आंतरिक हर स्थिति के अंदर अपना घुसपैठ करना, ये बहुत पुराना है, हमारे यहाँ नहीं है, बाकी जगह भी है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं, अमेरिका में एक बार सिविल वार हुई, 11 लाख लोग मारे गए। वो क्या था? इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा था। अभी भी कई देशों के अंदर आंदोलन हो जाते हैं, तख्ते पलट जाते हैं। अभी कल ही नेपाल के अंदर इतना बड़ा बॉर्डर है, उधर आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। तो ऐसे विषय बहुत से देशों में होते रहे। हमारा देश हम कैसे हमको समझ ले। समस्याओं के प्रकार बहुत अलग अलग होते हैं। छोटी छोटी समस्याएं, आदमी की व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, गांव की समस्या, शहर की समस्या, प्रदेश की समस्या, ये सब होती है। सामाजिक भी होती है, व्यक्तिगत भी सब होती है। लेकिन जब देश की समस्या होती है तो उसमें थोड़ा सा अस्तित्व का संकट भी कई बार खतरे में आ जाता है। नेचुरल चीज है, उसके साथ तो जूझते हैं। कोविड आ गया, बहुत बड़ी समस्या थी, हम उसे जूझे, रास्ता निकाल लिया। लेकिन जब कभी हमारा दुश्मन देश अपने प्रभाव को जमाने के लिए यहाँ गड़बड़े करेगा तो उसके प्रकार अलग होते हैं। और उस प्रकार में आज बॉर्डर की लड़ाई एक प्रकार की लड़ाई है, बहुत देशों में लड़ते हैं, लेकिन बॉर्डर हमारे देश की सेनाएं और चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, वो सब उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है, हथियार हमारे को पर्याप्त है। दुनिया में हम कहीं किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन जो आंतरिक जो समस्याएं होती हैं वो बाहर के देश के लोग घुसपैठ करके यहाँ अंदर कुछ करते हैं, उसके बहुत से नमूने, बहुत सी बातें आपको यहाँ बता दी गई हैं कि लोग आते हैं, आकर के हमारी सांख्यिकी, हमारा जो डेमोग्राफिक जो सिस्टम है इसको बदलते हैं। और उसके बदलने में नशे की बात जैसे आई, स्मगलिंग का विषय आया, हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्य क्षेत्रों के अंदर घुस करके कैसे लोगों को प्रभावित करना और उन समस्याओं में लोगों को कैसे भगलाना। उसमें नॉर्थ ईस्ट की बात आ गई, कश्मीर की बात आ गई, उसके अंदर नक्सलवाद की बात आई। ये सब विषय जिन्होंने अध्ययन किया है, खास करके पुलिस ऑफिसर सारे विषय को जानते हैं, कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। मेरा अपना अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा समय राजनीतिक क्षेत्र में लगाता हूँ, मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। बीच बीच में जब कभी नए काम को देने की बात आती है तो चर्चा होती है। मैंने से 2002 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय वेंकैया नायडू थे, कहले आपका स्थान परिवर्तन होता रहता है। हम लोग जब संगठन मंत्री होते हैं तो पूर्ण काले होते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं, कभी कहीं लगाते हैं। कि आपको कहीं अगर दूसरा प्रदेश में, दूसरा हरियाणा में काम करता था, दूसरे प्रदेश में भेजना तो काम भेजा जाए। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा देखिए बहुत से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं। शायद लोगों को, सामान्य व्यक्ति को जाने में भय भी लगता होगा, डर भी लगता होगा। आप देश के ऐसे किसी कोने में भेज दो जहाँ लगता है कि इस समस्या के बारे में हम समझ सके, जान सके, समस्या को कैसे खत्म करना है, उसमें कुछ काम करने का अवसर मिले तो काम भी कर सके। आपको हैरानी होगी, सबसे पहले मई 2002 में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जाएगा। अब जम्मू कश्मीर उस समय क्या स्थिति थी, 1987 में वहां आतंकवाद शुरू हुआ। उस समय 2002 की स्थिति में स्थिति ऐसी थी कि दोपहर के बाद शाम को 3 बजे 4 बजे सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू ऐसा हो जाता था, बाहर तो निकलता नहीं था। अब बाहर तो निकल गया बिना किसी सूचना के, बिना सुरक्षा के, उस आदमी का पता नहीं वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। वो दौर मैंने देखा, 6-8 महीने काम किया, बाद में कहा कि ठीक है वहां का सब ध्यान में आ गया, आपको धन्यवाद, अब आप ऐसा करो, अब आप चले जाओ छत्तीसगढ़ बस्तर में। बस्तर में क्या था, नक्सलवाद, मुझे पता भी नहीं था, पहली बार मैं गया। हमारे एक मित्र थे बीएसएफ से रिटायर्ड, मैंने कहा कि ऐसे मेरी ड्यूटी बस्तर में लगी है। तो उन्होंने मुझे एसएमएस का जमाना होता था, तो एक एसएमएस उन्होंने लिखा, डोंट वरी, बी केयरफुल, गॉड ब्लेस यू। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कौन सा वाक्य शुभकामना का है, डोंट वरी, बी केयरफुल, गॉड ब्लेस यू। मैंने तो फोन लगाया वापस, बाली जी का नाम, बाली जी आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा बस्तर के बारे में जानते नहीं? मैंने कहा नहीं,
चप्पे चप्पे पर नक्सलाइट्स हैं। सामान्य जीवन वहां व्यक्ति जीने के लिए बड़ी कठिनाई है। तब उनको पता लगा कि नक्सलवाद क्या होता है। पूरी गैलरी यानी बिहार से लेकर के नीचे कर्नाटक तक देश के बीचों बीच रेड कॉरिडोर जिसको कहते हैं, ये सब था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में उस समय बातें सुनते थे यू इंडियंस, यानी इधर से कोई जाए तो अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे, वो यहाँ के बाकी देश के लोगों से वहां जाए गालियां भी देते थे, इंडियन भी कहते थे। और देश के अंदर वो कौन सा प्रदेश कब अलग होने की बात उठा बैठे, ऐसे ऐसे विषय चलते थे। दुर्भाग्य ये है कि देश 1947 में आजाद तो हुआ, आजादी की भी अपनी कहानी है। उस समय सबने मिलकर के और अंग्रेजों के खिलाफ डंडा उठाया कि अंग्रेजों को भगा दो, देश को आजाद करो, बहुत है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि उस स्वराज्य को हमें टुकड़े के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इस देश को खंडित होकर के आजादी मिली, देश का एक हिस्सा जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, बाद में बांग्लादेश कहलाया, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान आ गया। लेकिन वहां के और हमारे देश के बीच में लड़ाइयां हुई, चाइना के साथ लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, बांग्लादेश को हालांकि हमारी सेनाओं के द्वारा ही उनको फ्रीडम मिली, नया जन्म हुआ बांग्लादेश का, लेकिन उसके बाद भी इंटरनल तौर पर हमें समस्याएं हैं। हर देश में कुछ न कुछ समस्याएं जिसका प्रभाव वहां पर पड़ता है। विस्तारवादी दृष्टिकोण जब भी किसी देश का होता है वो दूसरे देश को दुष्कर करता है। कश्मीर की कहानी अपने को पता है, आज भी कश्मीर का एक हिस्सा जो हमारे पास नहीं है, पीओके, और कश्मीर को आजाद करो, कश्मीर पाकिस्तान में मिला दो, ये स्वरूप है मूल में 370। अब ये गलती हमारी की हुई है। जब देश आजाद हुआ 370 ने स्वीकार की जो बहुत बड़ा एक देश के अंदर आतंकवाद के जड़ को पोषित कर रहा था। मैं अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर लोगों को बहुत ही सराहना करता हूं इस बात की कि 370 ऐसे कदम कर दी जैसे कहते हैं ना, मक्खन में बाल निकाल के साइड में कर दिया तो पता ही नहीं लगा किसी को। नहीं तो लोग घबराते थे कि 370 को हाथ लगा दोगे तो ग्रहित हो जाएगा, 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, किसी को खरोंच लगी। तो इस प्रकार के कई निर्णय लिए। देश की एकता अखंडता एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा विषय ये भी है कि इतनी सेंसिटिविटी इन विषयों की आम नागरिक में नहीं होती। आम नागरिक को जागृत करना ये बहुत जरूरी है। तो उनको जागृत करने के लिए जैसे आज का ये इस पुस्तक के विमोचन का विषय, कम से कम ये पुस्तक, ठीक है, पहले ऐसे लोगों के पास भी जाने की बात है कि जो इस विषय की जानकारी लेकर के अपने आप को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए देश की कुछ जानकारी लें, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस के लोग चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, एक विशेष जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है देश की एकता अखंडता। हमने सरदार पटेल जी ने कहा था कि दिस इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, आईएएस आईपीएस, और पहले से कहता था कि आईएएस आईपीएस को परीक्षा पास करने के बाद इनके अपने प्रदेशों में भेजने का कोई फायदा नहीं है। वहां तो सब जानते ही हैं, वहां तो जो बाकी लोग हैं अपना क्षेत्रवाद और प्रदेशवाद को उठाने वाले राजनीतिक लोग बहुत हैं। ये क्षेत्रवाद प्रदेशवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद मानने तब आएगा जब हरियाणा के व्यक्ति को केरल में भेजेंगे, केरल के व्यक्ति को आसाम में भेजेंगे, आसाम के व्यक्ति को गुजरात में भेजेंगे, ताकि वहां एक सामंजस्य देश की एकता अखंडता के लिए ये लोग सब तत्पर रहेंगे, तैयार हैं। ऐसे काम यदि करते हैं तो राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स, नेशनल प्रॉब्लम, राष्ट्र की समस्याएं, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसी में से इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो लेखक हैं वो इन सब विषयों से पूर्ण जानकारी रखते हैं। पहले बीएसएफ में रहे, फिर डीजीपी हो गए, आज हरियाणा में यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में कुलपति का काम कर रहे हैं। कुलपति और कुलाधिपति ये बड़े शब्द मिसनोमर है, वाइस चांसलर चांसलर थे। मेरा अंदर परिचय हुआ अशोक कुमार जी का, बड़ा मजेदार। एक बार देहरादून गया, मुख्यमंत्री था हरियाणा का उस समय, एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए सामान्य था, प्रोटोकॉल में कोई अधिकारी सामान्य आ ही जाता है। अब मुझे छोड़ने के लिए या रिसीव करने के लिए जान गया अशोक कुमार जी स्वयं, डीजीपी साहब आप यहाँ? नहीं, आपके लिए आया हूँ। सहज परिचय हो गया,
कहाँ से रहने वाले हैं, कौन से कैडर के? कहने लगे तो हरियाणा का रहने वाला, पानी कर दिएगा। थोड़ा और रुचि हो गई, मैंने बड़ा गाँव बताया, 10-5 मिनट चर्चा हुई। उस चर्चा में से लगा उस समय पर की जो खेल विधा है उसी की चर्चा में जानकारी हुई, मुझे ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर इतना ही लिखते हैं, इतना ये ज्ञान रखते हैं, उस समय की चर्चा नहीं है। लेकिन इनका मैं अगले साल रिटायर हो जाऊंगा। मैंने ठीक आप आइए और आपसे खेल विधा के लिए काम लेंगे। मैं आपके इनको स्पोर्ट्स स्कूल था राई में, इनके आने के बाद उनका स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाओ ताकि हायर एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ आए। हरियाणा तो खेलों का एक जिसको कहना चाहिए एक पर्यायवाची शब्द है, खेल यानी हरियाणा, हरियाणा लेके एक है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पुस्तक है इसके बारे में बहुत सी बातें आ गई हैं, बताई गई हैं। फिर भी नई पीढ़ी के लिए इस पुस्तक का बहुत ज्यादा उपयोग है ताकि नई पीढ़ी हमारी राष्ट्रवाद के नाते भी जागृत हो। जरूरी नहीं है कि हर कोई यूपीएससी में जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आईएएस आईपीएस बनेगा ही। मानो जो लोग नहीं बनेंगे उनको भी इस पुस्तक की जानकारी, इसका जो ज्ञान है उसकी अगर जानकारी मिलेगी तो साधारण समाज में जानकारी होगी तो देश के व्यक्ति को देशभक्त बनना ही चाहिए। देशभक्ति केवल सेनाओं में और फौज में और पुलिस में आनी चाहिए ऐसा नहीं है, देशभक्ति सामान्य नागरिक में भी आनी चाहिए। मोदी जी ने कहा कि देश पहले मैं बात, तो देश पहले रखना है तो देश की हर समस्या के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। घुसपैठ के ऊपर अभी एक लेख लिखा अशोक कुमार जी ने ही, संयोग से वो लेख मेरे हाथ लगा तो उसको पढ़ रहा था। कौन से अखबार में? दैनिक जागरण में एक लेख लिखा है उन्होंने, आप लोग पढ़ाओ तो ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए। और इस लेख में उन्होंने हर प्रकार की जो बात घुसपैठी करते हैं उसके बारे में लिखा है। और विशेष तौर पर हमारे जो विदेशी लोग, विदेशों में आस्था रखने वाले लोग हमारे प्रशासनिक सिस्टम में और राजनीतिक सिस्टम में भी घुसते जा रहे हैं। राजनीतिक सिस्टम में कैसे घुस रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे लोगों को बिना किसी ध्यान रखे हुए बल्कि अपने वोट के लालच के कारण से उनको मान्यता दिला देते हैं कि ये देश का नागरिक है। उनके आधार कार्ड बनवा देंगे, उनके एड्रेस को प्रमाणित कर देंगे, उनके वोट बनवा देंगे और बाद में वही वोट जीतने के लिए और अपने काम के लिए उसका सहयोग लेते हैं। अभी इन दिनों में बहुत शोर मचा हुआ है, क्या वोट चोरी शब्द सुना होगा? अभी वोट चोरी, इस वोट चोरी के ना हो वोट चोरी का मतलब ये है कि आपने विदेशियों के वोट बनवा दिए, उसको चोरी कर दी। अब हमारे चुनाव आयोग ने ऐसे जो अवैध वोट है उसको काटने का काम कर दिया, एसआईआर जिसको कहा। अब उन अवैध वोटों को काटने के बदले में शोर मच गया कि आप जो है ये वोट काट रहे हैं, उधर कह रहे हैं वोट चोरी किया, आज कह रहे हैं उन वोटों को आप काटने का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत विरोधाभासी बात है। हमारा कहना है कि हम उनको काट रहे हैं जो वास्तव में आप लोगों ने जिनके सहारा लेकर के अपने आप की राजनीतिक परंपरा को शुरू किया, वो कट तो हो रहे हैं। अगर वो गलत वोट हमने चोरी किए होते तो नुकसान तो हमको होता, हमने उनको नुकसान को लिए नहीं, बल्कि जिन ऐसे गलत अवैध वोटों के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो, हमने उस वोटर लिस्ट को साफ करने का चुनाव आयोग ने जो काम शुरू किया है हम उसकी सराहना करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। क्या कोई चाहेगा कि बांग्लादेश का कोई नागरिक हमारे यहाँ वोटर बनकर के और उसको ऐसे आदमी को जिता दे जिसकी सहानुभूति बांग्लादेश से हो जाए या पाकिस्तान से हो जाए या दुनिया में किसी और देश से हो जाए? पहली आस्था हमारी अपने देश के प्रति है। दुनिया में बाकी देशों के साथ मित्रता फ्रेंडशिप की करनी है, फ्रेंडशिप भी रोज बदलती है, आप रोज चेहरा देख रहे हो, रोजाना देख रहे हो, आज इस देश से आज उस देश से। मित्र वही है जो सच्चा है, विश्वास नहीं है। लेकिन मित्र होकर अगर किसी ने सामने वाले के हित का ध्यान नहीं रखा और केवल अपने हित का ध्यान रखा तो मित्र नहीं है, वो स्वार्थ सिद्धि करने के लिए मित्र बना। तो ऐसे स्वार्थ सिद्धि के लिए हम अपने देश का नुकसान नहीं होने देंगे। परस्पर विभिन्न पोजीशन में सब काम करते हैं, समझौते भी करते हैं, लेकिन विभिन्न पोजीशन नहीं होगी केवल मैं ही दादागिरी करूंगा और मेरे दादागिरी के कारण से मेरी दोस्ती काम आएगी वरना दोस्ती नहीं रहेगी। ये दोस्ती किसी काम की नहीं। उसके लिए फिर कई बार अलाइनमेंट बदलती भी है, एक दोस्त नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा
और फिर जब किसी को पता लगता है कि मेरी दोस्ती ना करने से कहीं और दोस्त इनको मिल गए हैं तो फिर हाथ बढ़ाओ दोस्ती का। खेल चलता है, लेकिन इसमें अपने देश की किसी भी हित का समझौता नहीं होने देने, मतलब समझौता नहीं होने देने। आज ये जो शोर मच रहा है ये केवल वोटों का विषय भी नहीं है, जीत हार का विषय भी नहीं है, बल्कि विदेश में अपनी आस्था रखने वाले लोग हमारे सिस्टम में घुसपैठ करके अंदर घुस के अपनी पॉलिटिकल ताकत बढ़ाएं, ये कभी मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं करेंगे। और इसके लिए जागरूक सबको होना है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे रिटायर्ड आदमी है, चाहे हमारा विद्यार्थी है, चाहे कॉलेज विद्यार्थी है, चाहे हमारे विद्यार्थियों के अभिभावक यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारा कॉलेज के स्टाफ के लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा सबसे नागरिक होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता कि हम इन चीजों के प्रति सावधान हों और ये जो आतंकवाद से होने, ये जो घुसपैठ के माध्यम से होने वाले जो खतरे हैं, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो विषय आज रखा गया है, इन दोनों विषयों को लेकर के हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे हम वास्तव में देश की सेवा उतनी ज्यादा करेंगे। आपने मुझे बुलाया और इस विषय पर, हालांकि मैं कोई तज्ञ नहीं हूँ, अशोक कुमार जी और बाकी जो हमारे पुलिस के इधर अधिकारी हैं तो बहुत बारीक बारीक चीजें अंदर तक घुसते हैं और बहुत सी चीजों की जानकारी तो जितनी इनकी होती है हम देते भी नहीं, हमको जानकारी इनको लगता है जानकारी बाकी लोगों को मिल गई तो इनका जो अपना ब्रांड है तो उस पर कोई खतरा नहीं होगा। देशभक्त लोगों के साथ जरूर साझा करिए और जिसके प्रति शंका है कि हाँ देशभक्ति की भावना में कहीं भी कर सकता है उसको नजदीक मत आने दीजिए। इतना निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद।